वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं आस्था और आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो बेशक एक डुओपोली स्टॉक है, यानी कि दो कंपनीज हैं उस इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी वो एक मोनोपोली ट्रीटमेंट एंजॉय कर रहा है। सबसे पहला रीजन तो ये है क्योंकि वो ओनली लिस्टेड प्लेयर है उस इंडस्ट्री में। दूसरा रीजन ये है डुओपोली में होने के बावजूद भी उसका मार्केट शेयर इज 70%, जो उसको थोड़े बहुत मोनोपोलिस्टिक फीचर देता है। अभी तक आपने गेस नहीं किया। द स्टॉक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब हम सबको तो पता है कि दो ही डिपॉजिटरी हैं, या CDSL है या NSDL है। NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब इन दोनों ही स्टॉक्स में होने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि CDSL की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि डिपॉजिटरीज क्या हैं और उनकी हमें जरूरत क्यों है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये बिजनेस एक्चुअली ग्रो क्यों कर रहा है, CDSL को इतना ज्यादा मार्केट शेयर मिला कैसे। फिर हम बात करेंगे कि इस इंडस्ट्री में टेलविंड्स या हेडविंड्स क्या हैं, ताकि इन्वेस्टर्स को ये समझ में आ सके कि ये इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली डिपॉजिटरीज काम क्या करती हैं। सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप एक कस्टमर हो, आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आप बैंक के पास जाते हो जो आपके पैसों को संभाल कर रखता है। सिमिलरली अगर एक इन्वेस्टर को अपने शेयर्स किसी के पास संभाल कर रखने हैं तो वो जो पर्सन है वो होती है डिपॉजिटरीज, जैसे कि CDSL या फिर NSDL। अब डायरेक्टली तो हम डिपॉजिटरीज से डील कर नहीं सकते, तो हमारे पास एक इंटरमीडिएरी होती है जिसे हम कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, यानी कि ब्रोकर्स। तो ये जो ब्रोकर्स हैं वो कोई भी हो सकते हैं। टू गिव एन एग्जांपल, अपस्टॉक, ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, या फिर हमारे बैंक्स भी कभी कभी हमारे ब्रोकर की तरह काम करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि ये इनका ऑपरेशन हो गया। अब यहां से इनकी इंपॉर्टेंस समझो। कितने सारे बैंक्स हैं, हर बैंक के पास कितने सारे ही कस्टमर्स हैं, एंड उसके बावजूद हर बैंक के पास अच्छा खासा शेयर भी है। लेकिन इस इंडस्ट्री में सिर्फ दो ही प्लेयर्स हैं जो कि शेयर्स को संभालते हैं, एंड उसमें से एक प्लेयर कितना अच्छा लीडर निकल कर आ रहा है, तो ये स्टॉक थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। दूसरी इंपॉर्टेंस इन डिपॉजिटरीज के लिए ये है कि ये जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स है ना, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा ओपन अप हो रहे हैं। आई नो कोविड के टाइम पर सबको बहुत शौक आया था, बिकॉज फ्री थे, हमारे पास फ्री टाइम था, इट वाज इजी मनी, जिसके कारण काफी लोग इस फील्ड में आए, अपने डीमैट अकाउंट्स को ओपन अप किया। तो आप ये लगाओ कि 2014 में जहां पर ये जो अकाउंट ओपनिंग्स थी सिर्फ 8.2 लाख थी, लेकिन 2022 में आकर ये 346 यानी कि 346 लाख तक की अकाउंट ओपनिंग हो गई इन डीमैट अकाउंट्स की। तो अगर इतने ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं तो एक कंपनी जो इनको हैंडल कर रही है उनको कितना बेनिफिट मिलता होगा। अब ये बात आती है कि ये जो CDSL है इसका शेयर जो है वो कैसे चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ। सबसे पहले अगर हम बात करें जो इनका मार्केट शेयर है वो 14 में जहां पर सिर्फ 40% था, अब वो बढ़कर हो चुका है 70%, यानी कि FY22 में। इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर से मेरा मतलब ये है कि हर साल कितने अकाउंट्स उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के पास खुलते हैं। तो हर साल वो जो अकाउंट खुल रहा है, यानी कि हर साल से जो इंक्रीज हो रहा है, वो CDSL के लिए 86% का है, वेयर एज NSDL के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 14% का है। तो थोड़े बहुत मोनोपोलिस्टिक फीचर तो दिखा ही रही है कंपनी। अब हम बात करते हैं कि CDSL ये एक्चुअली इतना बड़ा जो मार्केट शेयर है उसको कैप्चर करने में सक्सेसफुल कैसे हुई। सबसे पहला पॉइंट ये है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। CDSL के पास करंटली 583 से भी ज्यादा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, वेयर एज NSDL के पास सिर्फ 278 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जैसे कि मैंने पहले बताया, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स या फिर हमारे जितने भी बैंक्स हैं उन सबको मिलाकर, अब जितने ज्यादा आपके पास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होंगे उतना उन डिपॉजिटरीज के लिए अच्छा है। व्हाई? बिकॉज डिपॉजिटरी आपके शेयर्स को हैंडल कर रही हैं, एंड उसके लिए वो मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज करती है किससे? आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से, एंड अल्टीमेटली वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उस मनी को पुश कर देता है टुवर्ड्स द फाइनल इन्वेस्टर्स। तो जितने ज्यादा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके पास उतने ही ज्यादा इन्वेस्टर्स होंगे, एंड अल्टीमेट बेनिफिट किसको होगा? डिपॉजिटरीज को। तो ये जो डिपॉजिटरीज का शिफ्ट था टुवर्ड्स CDSL, ये बना उनका सबसे पहला फैक्टर उनके मार्केट शेयर को इंक्रीज करने में। अब इसका रीजन ये है बिकॉज CDSL एक्चुअली जिन डिपॉजिटरीज पे फोकस कर रहा है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स पे, वो एक्चुअली रिटेलर्स हैं या फिर डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, वेयर एज
NSDL का मेन फोकस इंस्टीट्यूशंस पे है। तो ये एक्चुअली इन दोनों में डिफरेंस है कि एक के पास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इतने ज़्यादा और एक के पास इतने कम क्यों हैं। दूसरा, CDSL के जो टाइप्स हैं लीडिंग ब्रोकर्स के साथ, डिस्काउंट ब्रोकर्स में उनके पास टाइप्स हैं, ज़ीरोधा के पास, एंजल, 5 पैसा एंड लीडिंग ब्रोकर्स, डिस्काउंट ब्रोकर्स नहीं, नॉर्मल ब्रोकर्स, वो उनके पास हैं ICICI सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मच मोर। ये नाम मैंने आपको इसलिए बताए हैं बिकॉज दीज आर द नेम्स जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जो आप जानते हो। मतलब अगर इतने बड़े प्लेयर्स के साथ CDSL का टाइप है और अगर आप और मेरा सबका ही अकाउंट इनमें से किसी एक में खुला है तो सोचो कि CDSL को कितना बेनिफिट मिलता होगा। तीसरे पॉइंट में हम बात करते हैं टैरिफ स्ट्रक्चर की। जैसे कि मैंने बताया कि डिपॉजिटरीज जैसे कि CDSL या NSDL वो मेंटेनेंस चार्जेस लेती हैं आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से। हम एवरी क्वार्टर हम अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को मेंटेनेंस चार्जेस पे करते हैं, लेकिन इनमें फर्क कहाँ आता है? CDSL अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से चार्ज नहीं करता अगर उस अकाउंट में ट्रेडिंग ना हो रही हो तो। कभी कभी इन्वेस्टर्स अपना अमाउंट सबमिट करवाकर अपने पैसे लगाकर उसको छोड़ देते हैं बिकॉज वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। तो अगर आप अपने अकाउंट को यूज नहीं कर रहे तो उसके लिए आप टैरिफ क्यों पे करो? वेयरएज NSDL इवन दो आपका अकाउंट आइडल पड़ा है उसके बावजूद भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से उनके मेंटेनेंस चार्जेस मांगता है। तो ये था तीसरा रीजन दैट व्हाई मच मोर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स वांटेड टू हैव देयर टाई अप विद CDSL एंड नॉट NSDL। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है चौथा, डीमेटीरियलाइजेशन ऑफ अनलिस्टेड फर्म्स। अब सबसे पहले जिनको नहीं पता, ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहां पर अनलिस्टेड कंपनीज की भी ट्रेडिंग होती है, तो वो एक अलग टॉपिक है, ये सिर्फ आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। अब पॉइंट ये आता है कि पहले वो जो अनलिस्टेड कंपनीज थी उनके लिए डीमैट जरूरी नहीं थे, बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 2018 से उनके लिए भी डीमैट अकाउंट्स खोलना जरूरी कर दिया, यानी कि मैंडेटरी कर दिया। अब अगर अनलिस्टेड कंपनीज के लिए भी डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, यानी कि पीपल हु वांट टू ट्रेड इन अनलिस्टेड कंपनीज इवन दे नीड टू ओपन देयर डीमैट अकाउंट्स, तो उसका फायदा किसको होगा? या CDSL को होगा या NSDL को होगा। एंड क्योंकि CDSL के जितने भी ऊपर वाले पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए वो थोड़े ज्यादा फ्लेक्सिबल है, फेवरेबल है, तो यहाँ पर भी CDSL को एक काफी अच्छा जंप देखने को मिला। अगर मैं डेटा की बात करूं तो CDSL हैज अराउंड 29 to 30% मार्केट शेयर फॉर अनलिस्टेड कंपनीज, और उन्होंने FY21 में कंपनीज जो ऐड करी दैट वाज अनलिस्टेड कंपनीज, दोज वर 1668, यानी कि ये वाली कंपनीज जितनी भी थी उनके लिए लोगों को अपने डीमैट अकाउंट्स खोलने पड़े। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है हायर रिटेल पार्टिसिपेशन, यानी कि आप और मैं जब हम अपने लिए डीमैट अकाउंट्स खोलते हैं, अपने लिए इन्वेस्टिंग करने के लिए अकाउंट्स खोलते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन अगर बढ़ती है तो उससे फायदा होता है डिपॉजिटरीज को। जैसे कि पहले वाले पॉइंट में मैंने बताया दैट CDSL फोकसेस मोर ऑन डिस्काउंट ब्रोकर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि आप और मैं रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो हमारा जो इंटरेस्ट है ऐसी डिपॉजिटरीज के साथ हुआ जो कि डायरेक्टली डील करती हैं CDSL से, जिसके कारण CDSL का मार्केट शेयर 40% से हो गया सीधा 70% का। अब बात आती है कि इतनी इंपॉर्टेंट ये कंपनी है, कितना अच्छे तरीके से इसने अपने आप को, अपने शेयर को इंक्रीज किया, इनके टेलविंड्स क्या है, यानी कि इस इंडस्ट्री से इस कंपनी को क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है अंडर पेनिट्रेशन। अंडर पेनिट्रेशन यानी कि CDSL हैज 6.99 करोड़ अकाउंट ओपन्स, यानी कि सिर्फ 6.99 करोड़ लोगों के ही उनके पास अकाउंट है। एंड हमारी पॉपुलेशन कितनी है? अब मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, बट इससे कई ज्यादा है एंड ये बहुत छोटा फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब इतना अंडर पेनिट्रेटेड ये सेक्टर है, आने वाले टाइम में कितनी ही ज्यादा इस इंडस्ट्री को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, स्पेशली उस कंपनी को जो इसमें डील करती है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो राइजिंग IPOs। हमने ज़रूर देखा कोविड के बाद इतनी सारी कंपनीज ने अपने IPOs लॉन्च किए। अब अगर आपको किसी भी कंपनी के साथ अटैचमेंट होगी या आपको उस कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, उसका IPO आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर टेम्प्ट होता है उस स्टॉक को बाय करने का, जैसे कि हुआ था LIC के केस में। वो IPO कैसा रहा वो बात अलग है, बट LIC आने वाला है, उसके कारण काफी लोगों के दिमाग में ये माइंडसेट हो गया था कि यार LIC इज अ गुड कंपनी, तो उसका स्टॉक खरीदना चाहिए, जिसके कारण उसके लिए अकाउंट ओपनिंग हुई। 69 पब्लिक इश्यूज हुए थे जिससे कि जनरेट हुए 74,707 करोड़ रुपीस इन FY21
एंड अगर मैं FY20 की बात करूं यानी कि उससे एक साल पहले, तो सिर्फ 39 पब्लिक इश्यूज हुए थे जिन्होंने जनरेट किए थे 37,677 करोड़ रुपीस। तो आप सोचो कितना ज्यादा IPO से मनी जनरेट होती है एंड कितनी ही ज्यादा वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इन डिपॉजिटरीज के लिए। तीसरा पॉइंट आता है राइजिंग रिटेल पार्टिसिपेशन। अब ऑफ कोर्स अगर अंडर पेनिट्रेटेड है, अच्छे अच्छे IPOs आ रहे हैं, तो फिर रिटेल पार्टिसिपेशन भी तो बढ़ेगी ना। तो उसका फायदा किसको होगा? डिपॉजिटरीज को होगा। तो कौन सी डिपॉजिटरी को ज्यादा फायदा होगा? जो ज्यादा फ्लेक्सिबल एंड फेवरेबल है। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है डिजिटल अकाउंट ओपनिंग। धीरे धीरे हर चीज उन्होंने डीमैट, डीमेटीरियलाइजेशन, इस चीज का प्रमोशन इतना ज्यादा हो गया है कि वो भी इन डिपॉजिटरीज के लिए काफी फेवरेबल हो गया है। बिकॉज अब लोगों को वो नॉर्मल शेयर सर्टिफिकेट्स तो है नहीं जिससे कि आप अपने शेयर्स को क्लेम कर सको। तो जितना ज्यादा डिजिटाइजेशन बढ़ता है उतना ही इन कंपनीज के लिए बेटर है, बिकॉज दे आर मोर इन्वॉल्व इन टू दिस डिजिटल एनवायरमेंट। बोले कि सब अच्छी अच्छी बातें बता दी, कुछ डाउन साइड है भी या नहीं? देखो, एवरीथिंग कम्स विद द अदर साइड ऑफ द कॉइन, दैट इज द रिस्क्स, जो हमें हमेशा पता होने चाहिए बिफोर वी आर इन्वेस्टिंग इनटू एनी कंपनी। तो इंडस्ट्रियल रिस्क क्या है? सबसे पहला आता है कैपिटल मार्केट कंडीशंस। अभी जब कुछ टाइम पहले मार्केट एकदम डेड हो गई थी, डेड एज इन बस नीचे नीचे गिरती जा रही है, पता नहीं लग रहा था कितना नीचे लो लगाएगी, सबका सेंटिमेंट जो था ना वो थोड़ा नेगेटिव हो गया था। पीपल डिड नॉट वांट टू इन्वेस्ट, पीपल वर टेकिंग देयर मनी आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट, दे डिडंट नो व्हाट टू डू। तो उस टाइम पे इन डिपॉजिटरीज के लिए बेनिफिट नहीं होता, बिकॉज पीपल आर विड्रॉइंग, अपने अकाउंट बंद कर रहे हैं या फिर ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे या न्यू लोग नहीं आ रहे। तो उसके कारण कंपनीज को प्रॉब्लम आती है। सिर्फ जब मार्केट में एक पॉजिटिव स्विंग आएगा तब ज्यादा अकाउंट्स खुलेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मार्केट ज्यादा देर तक डाउन साइड में रहती है या साइडवेज रहती है तो उसका जो हेडविंड है वो कंपनीज को फेस करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट आता है रेगुलेशंस का। सिंस ये दो ही कंपनीज है, CDSL एंड NSDL, तो गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई ना कोई रेगुलेशंस लगा सकती हैं अगर ये कंपनीज थोड़ा आउट ऑफ द हैंड हो जाती हैं या फिर लोगों के लिए कुछ चीज़ें बेनिफिशियल नहीं रहती। कोई भी किसी भी तरीके की एक्सटर्नल रेगुलेशन जो कि कंपनी के हाथ में नहीं है कंट्रोल करना, वो भी इस कंपनी को थोड़ा वल्नरेबल बना देती है। तीसरा पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी का। देखो, टेक्नोलॉजी जितना मर्जी एडवांस कर रही हो, बट हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजिकल चीज़ें डिस्टर्ब होती रहती हैं, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, सर्वर्स डाउन होते रहते हैं। तो कंपनी हैज़ टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि हर चीज़ डीमैट के थ्रू हो चुकी है। तो प्रिवेसी मेंटेन करना, अकाउंट्स मेंटेन करना, टेक्नोलॉजिकली साउंड होना, वो कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। एंड अगर कोई भी टेक्निकल एरर या प्रॉब्लम आएगी तो उससे भी कंपनी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट जो है वो बहुत एक्साइटिंग है, जो कि रिस्क है CDSL के लिए स्पेसिफिकली, दैट इज कॉम्पिटिशन। अब बोले कॉम्पिटिशन में रिस्क क्या है यार? दो ही तो कंपनीज है, एक CDSL एक NSDL, और NSDL के पास तो शेयर भी इतना ज्यादा नहीं है। बट NSDL ने एक्चुअली फर्स्ट टाइम अनाउंसमेंट करी थी ईयर 2020 में कि वो लिस्ट होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद वो अनाउंसमेंट थोड़ी ठंडी पड़ गई। लेकिन जून 2022 में फिर से ये अनाउंसमेंट हुई कि NSDL अब फाइनली सोच रहा है IPO लॉन्च करने का। एंड उन्होंने अपनी बातचीत भी, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो भी उनके हायर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ, दिस इज इन कॉन्वर्जेशन, यानी कि गाड़ी तो चलनी शुरू हो चुकी है। तो अगर NSDL भी लिस्ट हो जाती है तो जो बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ CDSL को मिल रहा था, तो क्या वो NSDL को मिलेगा? क्या CDSL अपनी वो ड्यूओपली में होने के बावजूद भी मोनोपोलिस्टिक क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इंजॉय कर पाएगा? ये हमें आने वाले टाइम में जरूर देखना होगा कि NSDL की लिस्टिंग से CDSL पे क्या फर्क पड़ेगा। आई होप कि ये न्यू एक इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा होगा, टू नो वन स्टॉक विच इज इन ड्यूओपली येट एंजॉयज अ मोनोपोलिस्टिक फीचर। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें एंड ऑल्सो शेयर करें ताकि बाकी लोगों के साथ भी ये नॉलेज शेयर की जा सके। सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलें। ऑल्सो अभी क्योंकि ये फ्रीडम वीक चल रहा है, हमारा इंडिपेंडेंस वीक चल रहा है, यूज करें कूपन कोड फ्रीडम एंड आपको एक्सेस मिलेगा हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स जैसे कि स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। अब इन सब में एक्चुअली हम करते क्या है, रिजल्ट्स को बेटर तरीके से एनालाइज करते हैं, आपके लिए डिटेल्ड आर्टिकल्स एंड वीडियोस बनाते हैं जिससे कि आपकी नॉलेज स्टॉक मार्केट में और भी ज्यादा इनहैंस हो जाए। स्टे ट्यून्ड फॉर सिमिलर कंटेंट। थैंक यू सो मच।